नमस्कार, नागपुर से न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये जगह जो है ये हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल नागपुर शहर। लेकिन मेरे पीछे जो है वो है विधानसभा। आप चौंक रहे होंगे कि विधानसभा, ये मुंबई तो नहीं है, नागपुर है। जी हाँ, नागपुर में भी विधानसभा है और विंटर सेशन यही जो है शीतकालीन सत्र विधानसभा का यहीं पर होता है। यानी ये जो आने वाला समय है, जो अगला शीतकालीन सत्र होगा वो यहीं होगा। मतलब समझ गए होंगे आप कि जैसे ही नई सरकार आएगी और नई सरकार का जो पहला सत्र होगा यहीं पर होगा। आइए जरा इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग जिस जगह पे हैं इस जगह को इंट्रोड्यूस तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि इसके हमारे पीछे विधानसभा है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा आज जो घटनाक्रम है उसकी जरा पहले चर्चा कर लें। आज मुंबई यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सुबह से सुर्खियों में बना रहा और इसलिए क्योंकि आज वहां राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। थोड़ा विलंब से उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई और उसके बाद वहां पर उन्होंने एक डेमो दिया। डेमो भी क्या चीज का, तो सेफ यानी तिजोरी का डेमो देकर उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी कैसे तिजोरी में अपने दोस्त को रखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी आज उसके बाद दोपहर के बाद पहुंचे रांची और रांची में आदिवासियों से नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को क्यों परेशानी है ये भी बताते हुए नजर आए। राहुल गांधी रांची भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई आए और उसके बाद फिर इस विधानसभा के बारे में जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे प्रशांत टंडन जी से और भी समझेंगे कि क्या कुछ है इस विधानसभा के पीछे की कहानी। लेकिन पहले आप सुनिए जरा कि राहुल गांधी एक सेफ का अनावरण कर रहे हैं। जी हाँ, एक तिजोरी का अनावरण कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी डेमो दे रहे हैं एक तिजोरी को और बता रहे हैं कि कैसे इसका संबंध अदानी से है और कैसे इसका संबंध नरेंद्र मोदी से है। पहले इस वीडियो को देखिए। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है। देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोलते हुए एक डेमो देते हुए एक सेफ यानी कि एक तिजोरी का और उसमें से निकालते हुए पोस्टर निकालकर बता रहे हैं कि ये देखिए अदानी जी और कैसे यहाँ धंधा चल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का मैप दिखा रहे हैं, धारावी का भी, यानी कि यहाँ पर मानचित्र के जरिए भी समझाने की कोशिश और उसके अलावा यहाँ पर दोनों के बीच क्या संबंध है ये बताते हुए। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी जब बस पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं तो वहां पर राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि आखिर कौन एक है और कौन सेफ है और ये सेफ किसका है। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी जब हमला बोल ही रहे हैं तो इससे आगे भी बढ़ते हैं और आज इस हमले का, यानी आज जबकि चुनाव में वोट देने की अपील मतदाताओं से होनी चाहिए, जनता से होनी चाहिए, तो उस जगह पे राहुल गांधी क्यों इस सेफ को दिखा रहे थे और इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी यहाँ हैं, कुछ साथी उधर से जुड़ेंगे स्टूडियो से, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सवाल और जवाब दोनों राहुल गांधी की तरफ से। सेफ और सेफ कौन है, सुनिए। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है।
उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी सीधा सीधा कि ये सेफ किसका है और इस सेफ में कौन है, एक है तो सेफ है क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस नारे को लेकर क्यों आए थे, ये यहाँ पर राहुल गांधी स्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मुंबई में सीधा हमला, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी बात, छोटी सी बात रखते हैं और उस बात में चुनाव में क्या मुद्दे, इन तमाम चीजों को किनारे रखते हुए सीधा सीधा इसी मसले को सामने लाते हैं और इस पर हमला बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बोलने के पीछे की रणनीति क्या रही होगी। इस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में, जब प्रशांत टंडन जी के साथ और भी साथी हमारे जुड़ेंगे तब। लेकिन जरा इसके बाद की कहानी बताता हूं। यहां से राहुल गांधी निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं रांची। अपराह्न यानी कि 2 बजे के बाद वो रांची में उनका कार्यक्रम रहता है। 4:30 बजे के लगभग, 5 बजे के लगभग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो भी मजेदार और बहुत गंभीर बात है। सीधे सीधे आदिवासियों के मुद्दे को वहां पर राहुल गांधी उठाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की सोच आदिवासियों के खिलाफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सीधा हेमंत सोरेन के सामने, हेमंत सोरेन को सामने रखते हुए और उनका बचाव करते हुए और उनको साथ उनका देते हुए यहाँ राहुल गांधी नजर आते हैं और कहते हैं राहुल गांधी कि झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सब इसलिए किया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर राहुल गांधी ने कही हैं और उन मूल मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों के आधार पर, यानी ये लड़ाई, ये जो 2 राज्यों के चुनाव, एक तरफ हवाई किले, उस पर बातचीत, उसमें हिंदुत्व का तड़का और एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच मूल मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने जैसे यहाँ एक दूसरी लड़ाई छेड़ दी है उन सब पर। और इसके बाद आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आज दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार खत्म और परसों 20 तारीख को मतदान, आखिरी फेज का मतदान झारखंड में और उसके अलावा पूरे 288 सीटों के लिए यहां महाराष्ट्र में। और उससे पहले यह भी समझेंगे कि इन मूल मुद्दों के आधार पर, बेस पर क्या महाविकास आघाड़ी यहां पे और इंडिया गठबंधन उधर झारखंड में अपने चुनाव को मजबूती से, यानी इस चुनाव में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और क्या रिजल्ट इनके फेवर में जा रहा है। आज सब कुछ हम इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बताएंगे आपको। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि बीजेपी की सोच ही आदिवासियों के खिलाफ है। सुन लीजिए जरा रांची से। हमारी सरकार, सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं। और उनसे यह इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी है। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर, क्योंकि वो आदिवासी हैं इसलिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर के साथ ये सब किया गया। बीजेपी की सोच आदिवासियों के खिलाफ है, ये बात कह रहे थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी जब वहाँ मणिपुर, रांची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने मणिपुर का जिक्र करना भी नहीं भूला, क्योंकि मणिपुर का मसला जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। आप जानते हैं कि इनके ही एक सहयोगी कॉमरेड संगमा की पार्टी ने, एनपीपी ने समर्थन अपना वापस ले लिया कल और 7 विधायक उनके हैं और इस समर्थन वापसी
के बाद मणिपुर की सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। कभी भी वहां पर सरकार गिर सकती है और राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन इससे पहले अमित शाह यहीं नागपुर में थे परसों और उनकी कल भी सभाएं थी, रैलियां थी। लेकिन अमित शाह को अचानक आनन फानन में यहां से दिल्ली जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि मणिपुर के कारण वो दिल्ली गए हैं, लेकिन मणिपुर के हालात कैसे हैं वो आप सब जान रहे हैं। मणिपुर में 2 दिन के लिए कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट की सेवाएं अभी बाधित हैं, बंद हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेकंड हाफ में कर रहे थे मणिपुर में, तो उन्होंने रांची में तो मणिपुर का जिक्र उन्होंने किया और साफ साफ कहा है कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। मैं मणिपुर गया हूं। आइए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी, और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो सुन रहे थे आप, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, बल्कि नफरत पर अगर विजय प्राप्त करना है, जीत हासिल करनी है, तो मोहब्बत से आप कर सकते हैं। और ये बात यहाँ राहुल गांधी बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले साफ साफ मणिपुर के हालात का जिक्र करते हुए, और मणिपुर में आप जानते हैं कि वहाँ पर हालांकि बीजेपी बहुमत के साथ है, लेकिन बीजेपी के भी कई विधायक और मैतई और कुकी के बीच जो बंटवारा है, उस आधार पर बीजेपी आज की तारीख में वहाँ अगर फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो अल्पमत में सरकार दिखती है। क्योंकि 7 विधायक जो कॉमरेड संगमा की पार्टी के हैं वो अब समर्थन वापस ले चुके हैं। इसके बाद भी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ सब कुछ ठीक चले और वहाँ एक बार इस पर फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो वहाँ पर परिस्थितियाँ बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं। और लेकिन ये सरकार की बात है। लेकिन मणिपुर के हालात कैसे हैं ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए मणिपुर से बाहर निकलते हैं और इधर 2 राज्यों के चुनाव, और उसमें भी हम अभी इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह आप सबसे पहले बता चुका हूं कि ये यहाँ विदर्भ, और विदर्भ में भी विदर्भ का जो सेंटर है यानी नागपुर, वहाँ और नागपुर में भी उस जगह पे जहाँ हमारे पीछे ये विधानसभा है। विधानसभा यानी जो विंटर सेशन में विधानसभा की कार्यवाही होती है वो मुंबई से यहाँ आ जाती, ये सत्र यहाँ शुरू होता है और यहीं पर कार्यवाही होती है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ इधर प्रशांत टंडन जी हैं, उधर स्टूडियो में कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। न्यूज पॉइंट में बहुत कुछ आप तक हम आज पहुंचाने वाले हैं और आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों में होने क्या जा रहा है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद शकील अख्तर जी
भी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, जो साथी महाराष्ट्र से और झारखंड से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका एक बार बाकियों से थोड़ा ज़्यादा स्वागत, इसलिए क्योंकि आप लोगों को अभी चुनाव में भाग लेना है, जाना है, वोट डालना है। थोड़ा हौसला बुलंद रखिए और अपनी सरकार बनाने के लिए बाहर निकलिए, जाइए, वोट दीजिए और ध्यान रखिए कि आपके वोटों की चोरी ना हो। चुनाव आयोग मुस्तैद रहे, ये भी आप लोगों को करना है। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद विधानसभा, इसकी याद बहुत आती है। इसी विधानसभा के लिए तो चुनाव करवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे प्रशांत टंडन जी? जी, जहाँ पे हम लोग राजीव जी खड़े हैं, एक तो नागपुर भारत का केंद्र है और इस विधानसभा के जो हमारे पीछे दिख रही है, इस विधानसभा से कोई 500 मीटर की दूरी से भी कम में भारत का पॉइंट जीरो है, जीरो माइल है। और यहीं से, इसी जीरो माइल से पूरे भारत के डिस्टेंस नापे जाते हैं। ये हम लोग को दूसरे वीडियो में बताया है कि 1907 में ये बना था, ये जीरो पॉइंट, और उस वीडियो को भी देख सकते हैं लोग। तो ये जो जीरो पॉइंट है, ये भारत का केंद्र है और इस वक्त भारत की राजनीति का केंद्र भी यही नागपुर की हमारे पीछे की विधानसभा है, क्योंकि नई सरकार जो भी 23 नवंबर के बाद जो जीत कर आएगा, उसका पहला सत्र यहीं होगा। अगर वो हंग असेंबली होगी तो यहीं खींचतान होगी, यहीं विश्वास मत या अविश्वास मत आएगा। और पहले नई सरकार का पहला सत्र हमारे पीछे दिखने वाली नागपुर की इस विधानसभा में होगा। हम सब जानते हैं, आपने बताया भी कि विंटर सेशन यहाँ होता है। अब बात करते हैं राजीव जी, ये जो दो विधानसभाओं के चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र, हम लोग विदर्भ की बातें बहुत कर चुके हैं, कल भी बात की थी। जहाँ विदर्भ में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 62 सीट से 62 सीटें हैं। उन 62 सीट में जो आगे बढ़ेगा, जिसका वर्चस्व रहेगा, वो इस विधानसभा में उसका बहुमत होगा। लोकसभा के चुनाव में इन 62 में 44 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी। अब देखते हैं कि वो लीड विधानसभा में मेंटेन कर पाती कि नहीं। लेकिन दोनों जगह का अगर मैं देखता हूँ राजीव जी, झारखंड और महाराष्ट्र, दोनों जगह विमर्श के तौर पर बीजेपी या एनडीए पीछे होता हुआ दिखाई देता है। बहुत साफ लीड दिखाई देती है, विमर्श की लीड। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की बात की है, योगी आदित्यनाथ, हम लोग रत्नागिरी गए थे, रत्नागिरी से ही थोड़ा पहले योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण दे के आग लगा दी, कटेंगे तो बटेंगे। और वो ऐसा उसमें बीजेपी फंसी कि उसको बराबर करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए मोदी साहब ने एक तो सेफ है का नारा दिया। अब उस सेफ में आप देखिए प्रियंका गांधी ने उस सेफ के मतलब निकाले और उसको आज अभी आप दिखा रहे थे कि राहुल गांधी ने किस तरह से उस सेफ को मतलब तिजोरी ले आए और वो तिजोरी से सीधा अडानी को जोड़ा। हम लोग धारावी भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने लोगों के सेंटीमेंट की बात की थी। 1 लाख करोड़ की ज़मीन की बात भी उसी हम लोगों की बातचीत में आई थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं। तो नैरेटिव के मामले पर बीजेपी महाराष्ट्र में पिछड़ती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा निर्भरता एकनाथ शिंदे की लाड़की बहना योजना पे थी, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं कि वो स्वीपिंग जो उसका असर है उस पर भी अंतर्विरोध हैं काफ़ी, लेकिन वो एक बड़ा जिसको कहें कि उनके पास एज थी। और उसके बाद बीजेपी ने उसको इनकैश करने की जगह बीजेपी एकनाथ शिंदे को उसका क्रेडिट देना नहीं चाहती थी, तो बीजेपी ने अपना योगी आदित्यनाथ के ज़रिए एक कोशिश की यहाँ पे सांप्रदायिकता लाने की। बीजेपी के अपने ही लोगों ने उसका विरोध किया। तो नैरेटिव के मामले पे महाराष्ट्र में बीजेपी पीछे है। ऐसे ही आप देखिए कि झारखंड में भी कल्पना सोरेन कैसे वो नेता उभर के आई, हम लोगों ने उनका इंटरव्यू भी किया, हम लोगों ने उनकी सभाएं देखी और किस तरीके से उन्होंने उस कमी को पूरा किया। यानी बहुत स्पष्ट तौर पे कहें कि हेमंत सोरेन के पक्ष में एक सिंपैथी वेव थी जब वो जेल गए। धीमे धीमे महीनों के बाद वो सिंपैथी वेव में कमी आती गई और ये झटका इनको लगा चंपाई सोरेन से, जो कोल्हान की 12-14 सीटें उस पर असर हो सकता था। लेकिन इसी कोल्हान के रीजन में मैया सम्मान यात्रा निकाली कल्पना सोरेन ने
तो ये दोनों कमी को कल्पना सोरेन ने बहुत पूरा किया है। और महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज किया, ये झारखंड में देखने को मिला। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में मैं कहूँगा कि जनता के बीच संदेश लाने में, नैरेटिव के मामले में बीजेपी ने वहाँ झारखंड में कोशिश की घुसपैठ लाने की, लेकिन वो बहुत आदिवासी क्षेत्र में कामयाब होता दिखा नहीं। और आप देखिए पिछला जो वहाँ पे एक फेज़ हो चुका है, उस एक फेज़ में ट्राइबल इलाके में मतदान प्रतिशत बढ़ा है और नॉन ट्राइबल एरिया में उतना मतदान नहीं हुआ है। ये भी एक स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी का नारा कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है। अब उसके बाद भी अगर बीजेपी आश्वस्त है तो चुनाव आयोग की वजह से आश्वस्त है। चुनाव आयोग, अगर जनता चाहेगी तो चुनाव आयोग जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा। चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी का जो एक उनके खेमे में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वो शायद चुनाव आयोग की वजह से है। क्योंकि जनता के बीच में हम लोग तो लगातार पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की जनता के बीच में भी घूम रहे हैं और उनके व्यू हम जान रहे हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले 5 दिनों से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गुजर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच, और उनके व्यूज इस चुनाव को लेकर क्या है वो हम जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जहां मौजूद हैं, हमारे पीछे विधानसभा है, लेकिन एक दूसरे साइड शायद हमारे साथी नहीं दिखा पाएंगे, दिखा दें तो बेहतर होगा। राजगोंड है, यानी गोंड राजा थे वक्त बुलंद शाह जो हैं वो, उनको माना जाता है कि इन्होंने ही नागपुर की खोज की थी। देवघर के राजा कहलाते थे और इन्होंने ये शाह परिवार के वारिश, और उसके बाद यहाँ से नागपुर, और इसीलिए फाउंडर ऑफ नागपुर भी कहा जाता है इनको। गोंड राजा हैं ये, गोंड आदिवासी समाज आप जानते हैं, और वहाँ से लेकिन ये चांद सुल्तान और उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, फिर अली शाह, फिर यूसुफ शाह, वाली शाह, ये परिवार का पूरा हिस्सा, और यहाँ से जो है ये 1686 से 1706 ईस्वी तक इनका राज रहा। तो एक ऐतिहासिक जगह है प्रशांत जी ये, जहाँ पे ये आप देखें तो एक तरफ विधानसभा, मतलब राजपाट की बात इधर भी है, राजपाट की बात 17वीं 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में भी हम लोगों ने देखी। तो ये चलता रहता है, लेकिन इसी राजपाट की कहानी को लेकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ जब हम नागपुर में हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए जब नागपुर कल पहुंचे और यहाँ से अमरावती गए, अमरावती के बाद आज हम लोग रामटेक भी गए, और कुछ एक जगहों पे इधर विदर्भ में और भी जगहों पे जाकर बहुत कुछ समझने की कोशिश हम लोग करते रहे कि आखिर चल क्या रहा है। आज इस कार्यक्रम में जब हम हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं न्यूज पॉइंट, तो इतना जरूर है कि हम लोगों के पास इतनी चीजें आ चुकी हैं कि हम बता पाएं कि आखिर होने क्या जा रहा है इस चुनाव में। एमबीए या महायुति, यानी महाविकास अघाड़ी या महायुति महाराष्ट्र में, और उधर इंडिया गठबंधन या उधर एनडीए झारखंड की बात करें, तो ये सब कुछ हम इस चर्चा में आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 और साथी मौजूद हैं, सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी के पास पहले आते हैं, और फिर अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम शकील अख्तर जी का भी। बहुत महत्वपूर्ण है सुनील जी कि अब जबकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और इस यानी समापन हो गया, आखिरी दिन क्या, आज चुनाव प्रचार खत्म, लेकिन यहाँ से जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है। एक कॉन्फिडेंस जो झलकना चाहिए महाविकास अघाड़ी में या महायुति में, दोनों के नेताओं के बीच देखिए कितना फर्क है। 2 प्रमुख नेता जो चुनावी मैदान में हमेशा रहते हैं, एक मोदी जी, दूसरे शाह जी यानी अमित शाह, दोनों महाराष्ट्र और उधर झारखंड की राजनीति से 2 दिन से गायब हो गए अचानक। कल नहीं, आज नहीं, ये पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री और ये दोनों, आप याद कीजिए, ऐसा ही वहां हुआ था, हरियाणा में हुआ था, ऐसा ही हरियाणा में हुआ था। क्या ये करके ये 2 बातें आती हैं सुनील जी, आप भी आप हंसेंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हमारा देश जो है वो कई मान्यताओं का देश है। क्या एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि अरे हम लोग हरियाणा नहीं गए तो जीत के आ गए, चलो यहाँ भी नहीं जाते हैं तो दोनों राज्य हमारे कब्जे में हो जाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आया होगा जो अंधविश्वास जिसको कहते हैं, या ये है कि मजबूरी हो गई छोड़ दे मैदान, या ये है कि सब कुछ सेट है आराम से बैठते हैं। कैसे देखते हैं सुनील शुक्ला जी इस पूरे मसले को?
ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव के अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठतम नेताओं का चुनाव प्रचार में न रहना एक लोगों को आश्चर्य में डालता है। अमित शाह जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मणिपुर की के हालात को लेकर के उनको दिल्ली वापस जाना पड़ा और वहाँ पे सरकार जाने या पार्टी में बिखराव हो जाने या पूरे देश के पैमाने पर जिस तरह की एक आलोचना की स्थिति बन गई उसको संभालने की कोशिश, क्योंकि इसका असर महाराष्ट्र में ही पड़ेगा या झारखंड में ही पड़ेगा। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना की बार बार उल्लेख भी किया। जब यह कहा जा रहा है जब आदिवासियों के हितों की बात की गई है बीजेपी के द्वारा, तो हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन ने दोनों ने मणिपुर की घटनाओं को लोगों के सामने रखा कि क्या जो घटनाएं मणिपुर के महिलाओं के साथ हुई थी क्या वो महिलाएं आदिवासी नहीं थी। तो मणिपुर की घटनाओं का असर इस चुनाव में या सिविल सोसाइटी में भी पड़ सकता है, ये चिंता का विषय हो सकता है इनके। प्रधानमंत्री जी का एकदम अचानक से जाना, अभी नाइजीरिया की सभा में के विपक्षी दौरे पर जाना, ये लोगों को आश्चर्य में डालता है कि ऐसा क्यों हो गया। और ये जरूर है कि महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र में महायुति सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब हुई। वह माहौल यह है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान महायुति की सरकार करती हुई नजर नहीं है। खासतौर से जो सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, कपास उत्पादक किसान हैं, प्याज उत्पादक किसान हैं, इनकी समस्याओं को लेकर माने कृषि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ या महायुति सरकार के खिलाफ जम के मुद्दे खड़े किए और पूरी तरह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये चुनाव बढ़ता हुआ नजर गया है। ये महायुति की सरकार लाड़की बहना योजना के माध्यम से जो आर्थिक सहायता देने की कोशिश की और जो किसानों की समस्याएं थी उसको कमतर करने का प्रयास किया, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। किसान यह कहते हुए पाए गए कि यदि उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल जाती, अगर उनकी उपज की सरकारी खरीद एमएसपी की कीमतों पर हो जाता और जो पैसा उनको मिलता उसके बाद उनको लाड़की बहना योजना के पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर लेते। तो ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक आर्थिक सहायता देने का लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसको फ्रीबीज भी आप लोग कहते हैं, और दूसरी तरफ किसानों की समस्याएं, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी एक मुद्दा बनाने में कामयाब रही। उसी तरह से जो इलाका माना जाता है मुंबई और थाने का, जहाँ पे बीजेपी या महायुति प्रभावशाली मानी जाती है, वहाँ धारावी का मुद्दा लोगों ने महाविकास अघाड़ी ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको लोगों के सामने रखा कि कई लाख करोड़ रुपए की जमीन दी गई और यह आश्वासन दिया, ये बात कही कि धारावी की जमीन धारावी पे रहने वाले लोगों की है और यह पूरा का पूरा प्रकरण किसी एक उद्योगपति को, किसी एक व्यवसायी को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी एक अपील करता हुआ एक बिंदु है। लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर धारावी की जमीन वहाँ के लोगों को न दे करके अडानी जी को देने का प्रयास क्यों किया गया। इस पर एक बयान जरूर मुख्यमंत्री ने दिया कि ये फैसला पूर्ववर्ती सरकार का, 3 साल से आप सरकार में हैं, वो सरकार आपने गिरा दी, उसके बाद अगर उस सरकार ने निर्णय लिया तो आप इस निर्णय को तो पलट भी सकते थे। ये तो कोई बात नहीं बनती है कि वो निर्णय था, वो निर्णय क्या था क्या नहीं था, ये भी इसके लिए भी कोई आपने तथ्य लोगों के सामने नहीं रखे। तो ये धारावी के मुद्दे को भी, यानी ठाणे और मुंबई के इलाके में भी महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ, बीजेपी और शिवसेना शिंदे के खिलाफ एक माहौल बनाती हुई नजर आई, अपनी बात कहती हुई नजर आई। मराठवाड़ा के इलाके में जहाँ पे आंदोलन चल रहा था या अभी भी आंदोलन है, जिसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है आरक्षण के लिए, वह भी किसी जो किसानों की समस्या है उसी से ही जुड़ा हुआ। वहाँ के भी मराठा लोगों के बीच में सवाल है, जो उनकी समस्याएं उन समस्याओं का समाधान महायुति की सरकार समाधान करती हुई नजर नहीं है। और यह बात मराठा आरक्षण के नेताओं
मनोज जागीर साहब ने भी बड़ी मजबूती के साथ की कि सरकार उनके मुद्दों को सामने नहीं रख पाई। तो किसानों की समस्याएं हो, धारावी का मुद्दा हो, मराठवाड़ा में मराठी आंदोलन का सवाल हो, इन मुद्दों पर महाविकास अघाड़ी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, महायुति सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़ा करने में, विमर्श पैदा करने में सफल रही। और इन मुद्दों को सिवाय संविधान की आलोचना करके, राहुल गांधी की आलोचना करके, अन्य नेताओं की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि सत्ता में रहने पर उसको इन बिंदुओं का जवाब देना था कि जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इसकी सफाई देने में विफल रही। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा तो चुनाव बताएगा। उसी तरह से झारखंड की अगर आप बात कीजिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के सवाल को लेकर के एक तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन वह मुद्दा भी चलता हुआ नजर नहीं आया। हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान जो मैया सम्मान योजना शुरू किया, इसका असर दिखा। और जो उन्होंने धनबाद के इलाके में अवैध खनन को रोकने के लिए अपने सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया, वह भी दिखा। लगातार उनके द्वारा इंडिया दल समूह के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, आदिवासी अस्मिता पे हमला, राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश, ये जो झारखंड को जो उसके खनिज के रॉयल्टी मिलने में विलंब और जीएसटी के माध्यम से जो आर्थिक अंशदान मिलना चाहिए था केंद्र के द्वारा झारखंड को, उसके प्रति भेदभाव, इन मुद्दों को खड़ा करके बीजेपी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झारखंड में पैदा नहीं कर पाई। यह पूरे प्रचार के दौरान ये नजर नहीं आया कहीं भी कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, चाहे सरकार से लोगों की नाराजगी। पहले चरण के मतदान में यह दिखाई पड़ा और पूरे प्रचार अभियान के दौरान दिखाई पड़ा। अगर एंटी इनकम्बेंसी या इस सरकार के प्रति एक मुखर या एक निर्णायक नाराजगी नजर आ रही होती, तो इंडिया दल समूह में खासतौर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाओं में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी नहीं होती। और बड़े पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से आदिवासी बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर 70% से अधिक 77% तक मतदान हुआ, और शहरी इलाकों में खासतौर से रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, इन इलाकों में 50 से 56% का मतदान हुआ। ये लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी या बदलाव की स्थिति बीजेपी नहीं पैदा कर पाई, और जो उसको उम्मीद लग रही थी कि वह घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के एक माहौल बना लेगी, नहीं हो पाया। क्योंकि इंडिया दल समूह ने, हेमंत सोरेन ने सवाल पैदा किया कि अगर घुसपैठ कहीं हुआ है तो इसके तथ्य रघुवर दास की सरकार में कुछ नहीं शामिल रखे गए, नहीं घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की थी। अगर कोई घुसपैठिया पकड़ा भी गया है किसी भी राज्य में, तो अगर असम में लोग पकड़े गए तो उन्होंने कितने लोगों को आपने वापस किया। यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी घुसपैठ रोकने की थी, घुसपैठियों की पहचान करने की थी, पहचाने गए घुसपैठियों को उनके स्वदेश भेजने की बात थी, उसमें जो सवाल पैदा किया हेमंत सोरेन ने, उससे यह घुसपैठ का जो मुद्दा झारखंड में खड़ा करने की कोशिश की, उसका असर दिखा नहीं पड़ा। तो गोया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह ने मजबूती के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा किया, और जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के महायुति सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की। दूसरी तरफ लोगों को आश्वासन देकर के अपने घोषणा पत्र में तीनों प्रमुख दल है महाविकास अघाड़ी के, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उन सभी मुद्दों का उल्लेख किया जिन मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र में विमर्श है, खासतौर से किसी से जुड़े हुए सवालों को। और वही झारखंड की स्थिति, झारखंड में इंडिया दल समूह ने, खासतौर से हेमंत सोरेन ने घुसपैठ के मुद्दे का जम के प्रतिकार किया, और वह जमीन नहीं पकड़ने पाया पूरा का पूरा मुद्दा। और दूसरी तरफ झारखंड के साथ भेदभाव का जो इशू खड़ा किया और आदिवासी अस्मिता का सवाल किया जो हेमंत सोरेन ने, वह अपील करती हुई नजर आई। जी बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों जगह चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों जगहों पे, दोनों राज्यों में राजनीति कैसी गरमाई रही। और अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और उसके बाद अब 20 तारीख को इंतजार है, लेकिन उससे पहले आज एक मजेदार वाकया हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने अपने ही नारे को बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उस समय जब हरियाणा का चुनाव बिल्कुल चरम पे था, उस समय एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी नारे के साथ वो पहुंचते हैं कहाँ, तो यहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के भी अमरावती में भी ऐसी जगह पे जहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है, वहां पे पहुंचकर वो बटेंगे तो कटेंगे को लॉन्च करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आता है कि ये नारा नहीं चलेगा, तो वहां पे उसको थोड़ा वो मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं एक है तो सेफ है, और एक है तो सेफ है कि पोल खोल कर रख देते हैं राहुल गांधी। और उस पर आज पूरा दिन भर आपने देख लिया कि राजनीति गरमाई रही, और राहुल गांधी एक नहीं बल्कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों राज्यों की राजधानी में कर बैठते हैं। सुबह लंच से पहले इधर महाराष्ट्र मुंबई में, और दूसरी तरफ वो रांची पहुंचते हैं झारखंड में, और वहां पर एक सेफ और तमाम बातें करते हैं। सुन लिया आपने। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ, प्रशांत टंडन जी, योगी आदित्यनाथ अपने ही नारे को बदल रहे हैं, कह रहे हैं न बटेंगे न कटेंगे। सुन लेते हैं जरा योगी आदित्यनाथ को। एक बहुत ही शानदार यहां पर चुनाव से पहले कैसे योगी आदित्यनाथ घुटने पे आ गए हैं, उसका नमूना खुद वो दे रहे हैं। देखिए जरा, सुनिए। तब चुनाव हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब पटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे तो अब पटना में एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों, तो यहाँ बहुत चतुराई से, जी हाँ, यहाँ बहुत चतुराई से योगी आदित्यनाथ पहले अपने नारे को एक हैं तो सेफ हैं पे ले जाते हैं, उसके बाद कह रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे से आकर न बटेंगे न कटेंगे पे आना, ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की कोशिश है अपने नारे को। और ये क्यों ऐसा किया गया? इसलिए क्योंकि चुनाव में ये दिख गया कि आप मूल मुद्दों से अगर ध्यान भटकाने की कोशिश, एक मजेदार चीज है प्रशांत जी, हम लोग पूरे दोनों राज्यों के चुनावों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भाजपा करती रही। किसानों का मसला हो, बेरोजगारी का मामला हो, डेवलपमेंट का यानी विकास का मामला हो, इन तमाम मसलों पे बीजेपी अपने कदम पीछे खींचती गई और कोशिश करती रही कि उन मुद्दों को लेकर आया जाए जिन मुद्दों के आधार पर लोग जो है वहीं पे घूमने लगे और उसी में उलझ के रह जाएं, और खासकर विपक्षी दल। और लेकिन अब उसी मसले पे कहीं ना कहीं ये फंसते हुए नजर आए। पहले प्रधानमंत्री सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं और एक है तो सेफ है पे जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा अगर रहता कि वो कभी इस नारे को नहीं दोहराते तो बात होती, लेकिन वो पहले शुरुआत में इस नारे को दोहरा चुके हैं और इससे भी वैसे स्तर पे जा चुके हैं जिस लेवल पे नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया और क्या क्या नहीं कहा था। आपको याद है, मंगलसूत्र छीन लेंगे और क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो नरेंद्र मोदी भी इसमें कोई कोताही नहीं बरतते हैं जब नारे, और वो भी बहुत ही अहंकार पूर्वक नारे वो रचते हैं। तो लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पैर खींचना, ये कैसे देखा जाए, क्या किस रूप में देखा जाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफुट पे है सत्ता पक्ष महाविकास आघाड़ी के सामने महाराष्ट्र में, और उधर इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए बैकफुट पर है। ये कैसे देखा जाए? इसीलिए राजीव जी मैं कह रहा था शुरू में ही कि विमर्श के तौर पर नैरेटिव के मामले पे जो है वो महायुति या एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों जगह पे, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। और अभी योगी आदित्यनाथ ने तो उस पर मुहर लगा दी कि किस तरीके से वो अपने ही बयान को वापस ले रहे हैं। कोई बयान वापस होता नहीं है। देखिए, आपने अगर ये कर दिया तो उसके बाद आप देखिए बीजेपी
हमेशा क्या होता था कि बीजेपी एक कोई नैरेटिव सेट करती थी और अपोजिशन के पार्टी उस पिच पे खेलने को मजबूर हो जाते थे। अब उल्टा हो रहा है। अब उसको उस नारे को पकड़ लिया कांग्रेस ने, फिर उसको उन्होंने माइल्ड किया, पानी मिलाया थोड़ा जहर में, लेकिन वो जहर तो फिर भी जहर है, पानी मिलाने के बाद भी वो जहर ही है। तो अब वो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने, ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने भी इस पर काफ़ी जो है आलोचना की। तब जो है वो उन्होंने उसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चल नहीं पाएगा। और उसकी एक बड़ी वजह राजीव जी क्या है, यहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव का अगर विधानसभा में सेगमेंट वाइज हम देखें तो 155 विधानसभाओं में महाविकास अघाड़ी आगे थी। उसका रीज़न क्या था? रीज़न था जो राहुल गांधी संविधान लेके चल रहे थे, संविधान को बदलेंगे, ये नैरेटिव महाराष्ट्र में चल गया था। क्यों चल गया था बताता हूँ, लेकिन वही नैरेटिव आप देखिए कि फिर राहुल गांधी ने संविधान यात्रा की, यहाँ पे संविधान सम्मेलन किए, संविधान को लेके चले, और उसके बाद भी उस पर मोदी साहब आ गए और उसको उन्होंने काउंटर किया। उस काउंटर करने में वो मुद्दा जीवित हो गया। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसी विधानसभा के बगल में राजीव जी संविधान चौक है, जहाँ संविधान की प्रस्तावना का बड़ी सा एक शिलालेख जो है वहाँ पे लगा हुआ है। तो संविधान महाराष्ट्र में, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ के थे, तो बगल में दीक्षा भूमि, जहाँ से कल हम लोगों ने लाइव किया, जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उसमें अब आप महाराष्ट्र में संविधान का विमर्श यहाँ के रगों में है। इसलिए मोदी साहब ने ये गलती की कि संविधान में घुस गए। ऐसी जैसे पहले कांग्रेस गलतियाँ करती थी कि हिंदुत्व की पिच पे खेल जाती थी, मोदी साहब इस पिच पे आ गए, और उसके बाद एक है तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब भी हुआ। राजीव जी यहाँ पे 11% मतदाता महाराष्ट्र में, और ख़ासकर विदर्भ में तो उसका गढ़ है दीक्षा भूमि की वजह से। ये अम्बेडकराइट बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट 11% है महाराष्ट्र में, और वो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट संविधान के विमर्श को वो आगे बढ़ाते हैं। तमाम मुद्दे होंगे जो मीडिया में आए हैं, चाहे वो मराठा रिजर्वेशन का मामला है, विदर्भ के किसानों का मामला है, बहुत लाडकी बहना योजना का मामला है, वो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन ये जो 11% पॉपुलेशन है अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट की, ये बड़ी शक्तिशाली है, और इनका समूह, इनका नेटवर्किंग ज़बरदस्त, इनके पास सिविल सोसाइटी की बड़ी ताकत है, और इसलिए महाराष्ट्र में संविधान का विमर्श बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये इसलिए मोदी साहब ने ये गलती की। ऐसी ही गलती आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से झारखंड में हुई है, जिसकी चर्चा सुनील जी ने भी की और मैं भी कर रहा हूँ ये बात कि झारखंड में भी आप उस विमर्श को ले गए, और उसमें जो सुनील जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आपने घुसपैठ के मामले को इतना उठा दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार की जो इश्यूज़ होंगे नॉन परफॉर्मेंस के, उनको आप हाईलाइट नहीं कर पाए। आपने खुद ही एक बड़ी तस्वीर वहाँ बड़ी लाइन खींच दी घुसपैठ का, और जो मामला चला नहीं। तो इस वजह से झारखंड में भी और यहाँ महाराष्ट्र में भी, मैं कह रहा हूँ दोनों जगह विमर्श नैरेटिव के मामले पे तो दोनों जगह पे पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, मशीन में क्या निकलेगा, ज़मीन पे हम कुछ देखते हैं, मशीन में कुछ और निकलता है।
ये एक और हम भी सेफ गेम खेल रहे हैं। ये कहें, ये जो सेफ है ये तिजोरी वाला नहीं, लेकिन दूसरा सेफ जो बताने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि हम भी थोड़ा सेफ ज़रूर अपना जो बयान या अपने जो वक्तव्य या अपना विश्लेषण जो कर रहे हैं उसमें सेफ रहने की कोशिश इसलिए क्योंकि हरियाणा के मसले पे जितने भी विश्लेषक थे सब फेल हो गए, सब पिछड़ गए। जितने भी विश्लेषक और जितने भी एग्जिट पोल आए सब फेल। हालांकि अब तो दुनिया के एग्जिट पोल भी गलत आ रहे हैं। आप अमेरिका के चुनाव में भी देख लीजिए, वहां भी गलत हो गए, सारे तमाम एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। लेकिन हाँ, हमारा एग्जिट पोल लोकसभा का ध्वस्त नहीं हुआ था। हमारा ही एग्जिट पोल एक था जो बिल्कुल सही निकला था, क्योंकि बड़ा चुनाव और नरेंद्र मोदी जी को उस समय उम्मीद थी कि जितनी सेटिंग हुई है उससे काम चल जाएगा, और शायद इसलिए वहां पे वो नहीं हो पाया जिसमें 300 पार या 350 या 400 पार के नारे बुलंद हो पाते। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं जब हम दोनों राज्यों के चुनावों को देख रहे हैं, और जिसमें नैरेटिव के मामले में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जमीन पर जब हम लोग घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों तरह से जब बातें करते हैं, तब भी यही दिखाई देता है, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, बहुत अंदर तक आपको अगर हम लेके चलें तो यहाँ यही दिखाई देता है कि जो विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन या एमवीए कह लें, ये मजबूत स्थिति में है। अब रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं, और हमारे एक साथी, अभी मैं बीच में थोड़ा कमेंट देखने लगा था, आप लोगों का मजा आता है और आप लोगों से बहुत सूचनाएं मिल जाती हैं, तो उसमें ये देख रहा हूं कि बहुत सही लिख रहे हैं एक साथी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी चुनाव आयोग के हवाले चुनाव को करके निकल लिए यहाँ से। तो जब चुनाव आयोग के हवाले करके निकल लिए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव तो चुनाव आयोग के हवाले ही होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, असंसदीय कतई नहीं है, चुनाव तो चुनाव आयोग के हवाले होना चाहिए। लेकिन इतना आप कॉन्फिडेंट कैसे हैं, ये एक सवालों के घेरे में अब बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ ऐसे करते हैं ना, लिखते हैं ये डॉट के साथ में छोड़ करके आगे हम बढ़ते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, बहुत देर से हम लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि चूंकि यहां से ग्राउंड जीरो से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है मुद्दों के अभाव में या मुद्दा जनरेट करने में बहुत पिछड़ गई भाजपा और लगातार राहुल गांधी या विपक्ष के बनाए हुए मुद्दों के इर्द गिर्द खुद को सेफ करने में वो इतना आगे बढ़ने में इतनी कोशिश करती रही कि वहां और भी वो हाफने लगी है। क्योंकि हाफती हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आखिरी दिन राहुल गांधी सेफ लेके जाते हैं तो संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, आपने देख लिया, और वहां पर वो कांग्रेस पर हमला बोलने, यानी जहां मूल मुद्दों की बात हो, जहां महाराष्ट्र की बात हो, जहां झारखंड की बात हो, वहां दिल्ली की बात हो रही है, वहां राहुल गांधी की बात हो रही है, वहां सोनिया गांधी की बात हो रही है, इस परिवार की बात हो रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, गोलियां फिट की, उसमें किस तरीके से नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जा रही है, ये अब साफ दिखाई पड़ने लगा। राहुल गांधी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी के जवाब में चाहे संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे देवेंद्र फडणवीस कुछ हमला करें, या नरेंद्र मोदी कुछ बोले, या अमित शाह कुछ बोले, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि अब केंद्र बिंदु राजनीति का राहुल गांधी बन चुके हैं। राजीव जी, ये बात तो साफ है। अगर नरेंद्र मोदी को संविधान की खाली किताब लहरानी पड़े कि साहब इसके पन्ने खाली हैं, अगर नरेंद्र मोदी खाली पन्नों की संविधान लेकर घूमने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने कितना सटीक वार किया है कि नरेंद्र मोदी हाथ में खाली किताब लेकर जो है वो संविधान का कवर लगाकर घूमते फिर रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है, और नरेंद्र मोदी ये कह ही नहीं पा रहे कि उन्होंने संविधान पढ़ा है। मतलब राहुल गांधी ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद मोदी जी महाराष्ट्र से गायब हो गए, ये बता ही नहीं पाए कि उन्होंने संविधान पढ़ा है, और संविधान पढ़ा है तो कितना पढ़ा है और कहाँ तक पढ़ा है, नरेंद्र मोदी बता ही नहीं पाए। तो राजीव जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की बिछाई हुई बिसात पे नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नारे देने की कोशिश की और जो जिन मुद्दों पे ले जाने की कोशिश की, उन्हीं मुद्दों पे ले जाने की कोशिश की जिसपे लोकसभा चुनाव को ले गए थे नरेंद्र मोदी, यानी वही हिंदू मुसलमान की बात करके और इस पर ले आया। लेकिन सवाल ये है कि 11 साल से आप प्रधानमंत्री हो, अगर अभी आप अगर सेफ नहीं हैं और हिंदू आपके राज्य में अगर मान लीजिए कि असुरक्षित है, तो सबसे बड़े नाकारा तो आप ही साबित हुए थे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री, उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित है, और ये संदेश राजीव जी चला गया कि नरेंद्र मोदी को अगर एक है तो सिर्फ एक नारा देना पड़ रहा है, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, अगर ये सब बातें कर रहे हैं
तो इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि ये दोनों लोग जो है नाकारा साबित हुए और ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। तो जब ये हिंदुओं की रक्षा कर ही नहीं सकते और इनके राज्य में अगर हिंदू सेफ नहीं है तो फिर हिंदू अपना रास्ता देखेगा ही देखेगा। तो हिंदुओं ने भी तय कर लिया है कि अब ये जो नाकारा लोग हैं इनको यहाँ से बाहर किया जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू तय कर चुका है कि नाकारा लोगों को, जिनके हाथ में ना देश सुरक्षित और ना हिंदू सुरक्षित है, इनको अब बाहर किया जाना चाहिए और इसी पे चुनाव वापस राजनीति समझ गया है। मणिपुर जिस तरीके से नया मसला बन के खड़ा हो गया है राजनीति, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक तरीके से कहा नया बिल्कुल चुनौती तैयार हो गई है। हेमंत सोरेन पहले ही कह रहे थे कि भाई ये यहाँ आकर आदिवासियों की बात कर रहे हैं और मणिपुर में जो है आदिवासी महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को वहाँ जाने का समय नहीं मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी चल दिए विदेश। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रात में जो है यही कहा कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ जो दुर्घटना हो रही है झांसी में और मणिपुर में जो हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में और विदेश घूम रहे हैं। तो यानी राजनीति एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ना चाहती थी वो मुद्दे बूमरैंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे नारा ठीक नहीं है। अब तो उन्होंने भी कहा है मोदी जी का नारा जो है एक है तो सेफ है, और वो सेफ जो राहुल गांधी ने खोल के रख दी है वो सेफ कौन सी है और इसमें से क्या क्या निकलता है इस सेफ में से। तो कुल मिला के देखा जाए राजीव जी, तो इस समय मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव की लड़ाई इंडिया गठबंधन से हार चुकी है। बाकी चुनाव आयोग अगर उसके हवाले करके चले गए, जैसे हमारे दर्शक ने लिखा कि चुनाव आयोग के हवाले चुनाव को करके मोदी जी और अमित शाह जी निकल गए, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन चुनाव आयोग भी कितना राजनीति मदद करेगा अगर मशीनें जो हैं वो धड़ाधड़ उगलेंगी इंडिया गठबंधन को, तो चुनाव आयोग भी आखिर कितनी मदद करेगा, ये भी तो एक समस्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कितनी मदद करेगा चुनाव आयोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन के आगे पस्त हो चुका है एनडीए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ वैसी ही दिखाई देती हैं धरातल पे। अब आगे क्या परिस्थिति बनती है ये देखा जाएगा। शकील अख्तर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूँ नागपुर से सीधे। और नागपुर में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ हमारे पीछे विधानसभा है और इसी विधानसभा में अगला सत्र होना है जो नई सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले नई सरकार का चयन जनता करेगी और उसके लिए वोटिंग परसों है, यानी 20 तारीख को है। और गहमा गहमी का आलम ऐसा कि मुद्दों के अभाव में बीजेपी हाफती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यहाँ कई सारे मुद्दे खींच कर लाकर रख दिया। आज आपने देख लिया राहुल गांधी को सेफ लेकर आ गए और दूसरी तरफ वो संविधान की बात करते नजर आए, जाति आधारित जनगणना की बात करते हुए नजर आए और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इन तमाम मसलों को अगर देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है आपको कि इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव रहा, या चुनाव जो है वो जैसा बीजेपी चाह रही थी उसी आधार पे हुआ? क्योंकि यहाँ लीडिंग पोजीशन में जो रहता है माना जाता है कि जिसने पहले मुद्दों को बनाने में कामयाबी जिसे मिल गई, जिस दल को या जिस पार्टी को, वही आगे जीत में भी तब्दील करता है। लेकिन यहाँ पर क्या नजर आ रहा आपको? या यहाँ पर आप कहेंगे कि सारी चीजें छोड़ दीजिए राजीव जी, बात सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की कीजिए तो ज्यादा बेहतर है? क्या कहेंगे आप? मुद्दा आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया। मुंबई में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुद्दा केवल एक ही है और वह यह है कि महाराष्ट्र के जो संसाधन हैं, महाराष्ट्र के जो आय के स्रोत हैं, वो महाराष्ट्र में ही रहें या बाहर चले जाएं। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आज कहा है कि इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की जमीन जो धारावी की है वो धारावी के लोगों के पास रहे, महाराष्ट्र के लोगों के पास रहे या अंबानी अडानी के पास चली जाए। नौकरियां जो 5 लाख हैं वो नौकरियां महाराष्ट्र के लोगों को ही मिले या वो सारे उद्योग धंधे स्थानांतरित होकर दूसरे राज्य में चले जाए और वहां के लोगों को मिले। राहुल ने साफ कहा, साफ इशारा था कि ये सब गुजरात में ले जाने की साजिश हो रही है। महाराष्ट्र में सिर्फ नौकरी ही लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा साधन है और वो नौकरियां अगर गुजरात में चली गई तो महाराष्ट्र के लोग जो है वो जहां कभी बेरोजगारी नहीं रही वहां बेरोजगारी हो जाएगी। इसलिए जहां आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मुद्दा तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया और इतने दिनों के चुनाव प्रचार में यह बात भी साफ हो गई कि मुद्दा सिर्फ यही है कि जो महाराष्ट्र के संसाधन हैं वो किस तरह एक व्यक्ति को सारे के सारे दिए जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र के नहीं दिए तो देश के भी जा रहे हैं पूरे पूरे।
राहुल ने नाम लेके कहा कि पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, एक एक चीज उन्होंने बताई आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कि सब उसको दी जा रही है। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए क्या होगा? देखिए, ये चुनाव जो है, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा लड़ा है और ये चुनाव इस बार जो है ये फैसला करेगा कि क्या अच्छा चुनाव लड़ने के बाद भी चुनाव आयोग का इंटरफियर की ताकत बचेगी या नहीं बचेगी। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर आप जो है अपने मार्क्स 60-70% तक लाते हैं तो कोई भी परीक्षक आपको फेल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, लेकिन जहां 40-45 होते हैं वहां परीक्षक उसको 33 से नीचे ले आता है और चुनाव आयोग इस वक्त वही काम कर रहा है। चुनाव आयोग का आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग के बारे में ये बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि वो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग मौका मिलते ही सरकार की, मोदी सरकार की मदद करता है, उनके आदेश की पालना करता है। अभी आपने देखा कि इस चुनाव में कैसी कैसी बातें कही गई। बेटी को ले जाएंगे जैसी बात के ऊपर प्रधानमंत्री को नोटिस न देके नड्डा को नोटिस दिया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर मुख्यमंत्री योगी को नोटिस न देके नड्डा को नोटिस दिया जा रहा है और साथ में बराबरी करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक नोटिस खड़गे जी को भी दिया जा रहा है। खड़गे जी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला? इस चुनाव में झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में भी, महाराष्ट्र की आप बात करें तो महाराष्ट्र में भी, दोनों जगह इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। उनके चुनाव लड़ने में, उनके प्रचार में, मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं है। अब देखिए, फैसला जनता को करना है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव है 9, यहां भी खत्म हो गया। यहां पे भी समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। हर जगह जो है एक माहौल है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 240 पर रुक गई थी और वो जनता ने रोकी थी, वो जनता ने इसलिए रोकी थी कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार जनता की समस्याओं की बात न करके उन्हें जो है हवाई बातों में उलझा रही थी। बेटी ले जाएंगे, रोटी छीन लेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे सवाल तो आज ये है कि जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। देश को आगे बढ़ाने की बात करना है, कटने की बात नहीं करता। और आपने जो बताया सेफ का, तो राहुल गांधी ने इतनी अच्छी तरह बताया कि वो सेफ लाके चादर से ढका हुआ और उसके अंदर से उन्होंने 2 पोस्टर निकाल के दिखा दिए, एक अडानी साहब का और मोदी साहब का, कि देखिए ये दोनों एक हैं और इन दोनों के एक होने से ही सेफ सुरक्षित रहता है। दूसरा धारावी का, धारावी में उन्होंने साफ लिख दिया वहां पे कि 15 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। महाराष्ट्र को ये देखना है, ये फैसला करना है कि आज तक जो हिंदुस्तान का सपनों का शहर वो बना रहा, वहां पे जो भी गया, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, देश के किसी भी कोने से, उसे रोजगार मिला, उसे काम धंधा मिला, उसको विकास के रास्ते मिले। दुनिया में ऐसा अमेरिका को माना जाता है, हिंदुस्तान में वो मुंबई को माना जाता है। और राहुल या उद्धव ठाकरे या शरद पवार उसी मुंबई को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि जो उद्धव ठाकरे ने, देखिए बहुत मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो जो टेंडर है, वो जो प्रक्रिया है धारावी को देने की, वो फौरन कैंसिल कर देंगे। और राहुल ने कहा यस, वो कैंसिल की जाएगी। जी राजीव जी। जी शकील जी बहुत सारी जानकारी आप दे रहे हैं। जरा राहुल गांधी ने आज रांची में, हालांकि धारावी का मसला, ये तमाम मसला जो है इसको वो राहुल गांधी यहाँ मुंबई में तो उठा ही रहे थे, मुंबई में सेफ और इन तमाम चीजों को आप लोगों ने देखा, लेकिन उधर जहाँ रांची में उन्होंने आदिवासी मसले को, आदिवासियों का, उसके अलावा मणिपुर के मसले को तो उठाया ही, उसके अलावा व्यापारियों के, और राहुल गांधी यहाँ खुल के बोलते हैं कि मैं या हम लोग व्यापारियों के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ नहीं है। आइए जरा
वजह सुन लेते हैं और इस मसले पे ईडी, सीबीआई इन तमाम मसलों को लेके आते हैं। यानी ये इन सारी चीजों के साथ साथ ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा चुका है और कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये चुनाव बहुत परेशानियों भरा हो सकता है अगर सेफ जोन में ये चुनाव नहीं गया हो। तो सेफ जोन का मतलब है चुनाव आयोग के भरोसे ये चुनाव नहीं गया हो तो ये चुनाव हाथ से निकल चुका है, इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं, आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है, इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। चलो, तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ये एंटी नेशनल है। यानी आप एक पार्टी को, एक आदमी को अगर लगातार एक पे एक, यानी चाहे आप रेलवे हो, चाहे मुंद्रा एयरपोर्ट की तरह कई सारे एयरपोर्ट हों, यानी पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, तमाम चीज़ें अगर दे रहे हैं तो ये नेशनल इश्यूज
तो है ही, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है और इसलिए ड्यू प्रोसेस में अगर आप आते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ एक मैसेज देते हुए जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर इधर प्रशांत टंडन जी हैं बैठे हमारे साथ में, और उधर हमारे साथी दो और साथी शकील अख्तर जी को भी आप सुन रहे थे, अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस वक्तव्य को? आपके इस प्रश्न का जवाब मैं देता हूं राजीव जी, लेकिन मैं आपकी इस बात से असहमत हूं कि हरियाणा में विश्लेषक फेल हो गए। हरियाणा में जो व्याख्या की गई थी उसमें लोगों को निराशा हुई। सवाल यह है कि विश्लेषक इस बात का फैसला नहीं करता कि किसको कितनी सीट मिलेगी। लोग यह इस बात का विश्लेषण करते हैं कि जनता किसके साथ खड़ी है, जनता किसके साथ है, सरकार के साथ है, सरकार बदलना चाहती है, या सरकार के खिलाफ जो हमलावर है उनके साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, उसके अधिकांश मंत्री चुनाव हार जाएं, विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव हार जाएं, भारतीय जनता पार्टी को जो 2014 में जब पहली बार वो सत्ता में आई, उसको जितना मतदान हुआ था उस मतदान के प्रतिशत में लगभग 18% की गिरावट आ जाए, 2019 में जितना वोट लेकर के आई थी उसमें कांग्रेस को जो जितना वोट मिला था उसमें 11% की वृद्धि हो जाए, और किसको कहते हैं जन समर्थन? और कोई एक राजनीतिक चिंतक क्या देखेगा? और अगर राज्य सरकार के मंत्री हार रहे होंगे तो ये विश्लेषकों को दिखाई नहीं पड़ेगा जनता किसके साथ खड़ी है। सरकार बना लेना, सरकार न बना लेना, इसके आधार पर थोड़े आप कह सकते हैं कि कोई आप जो हरियाणा राज्य के चुनाव के बारे में जो लोग सोच रहे थे गलत साबित हो या सही साबित। लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने भी ये व्याख्या की थी कि वहाँ की जनता हरियाणा सरकार के खिलाफ है, और वो तथ्य सही साबित हुए। अगर आप 5 सीट ज्यादा जीत जाए, अगर कोई राजनीतिक दल अपने घर को ठीक न कर पावे, तो ये उसका इस निष्कर्ष पर निकाला जा सकता है कि जनता उसके साथ खड़ी नहीं थी। जनता ने भी विपक्ष के विद्रोही उम्मीदवारों को 40,000 मतदान किए। ये नहीं था, वहां साफ साफ दिख रहा था कि हरियाणा में लोग तत्कालीन हरियाणा बीजेपी सरकार के साथ नहीं थे। ये आंकड़े ही बताते, वही स्थिति आज है। अगर महाराष्ट्र में अगर ये किसान कह रहा है कि हमारी कृषि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में महायुति सरकार विफल रही, ये दिख रहा है। किसान अब लाड़की बहन योजना से मिले हुए पैसे से संतुष्ट तो है नहीं, वो सड़क पे चिल्ला के कह रहा हो कि नहीं मुझको इतना मेरा ख्याल रखी हुई महायुति सरकार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दिख रहा है वहाँ का किसान बार बार कह रहा है कि जो MSP घोषित की गई है सोयाबीन की, उससे कम कीमत पर बेचने के लिए हम मजबूर हैं जी। वहाँ का किसान बार बार ये कह रहा है कि जो वहाँ की बाजार समितियां हैं, उन बाजार समितियों का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है और उनकी उपज की बेहतर कीमतें नहीं मिल रही हैं। तो क्या किसी राज्य में किसानों की नाराजगी अगर दिख रही है तो उसे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कहा जा सकता है कि पूरा माहौल सरकार के पक्ष में है, या विपक्ष के द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है, जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा हावी होता तो किसान अपने सोयाबीन और कपास और प्याज की कीमत की बात थोड़ी करता, वो तो एक रहता इसी मुद्दे पर। फिर वो इसकी बात थोड़ी करता कि उससे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आई है, महाराष्ट्र में रोजगार सृजन की स्थिति कितनी खराब हुई है जी, महाराष्ट्र में निवेश कितने कम हुए हैं, महाराष्ट्र का व्यापार व्यवसाय कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे हुआ है। इससे बहस थोड़े होती, बहस करते कि ठीक है भाई हम एक हैं, हम कटने के लिए तैयार नहीं है, एक रहेंगे। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि यह बटेंगे कटेंगे जैसे नारे केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दिए जा रहे हैं, इससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की एकता की बात करता है, प्रत्येक जिम्मेदार नेता समाज की एकता की बात करता है, लेकिन यह नारा समाज की एकता की बात नहीं करता, यह राजनीतिक लाभ की बात करता है। ये लोग वहां के समझ रहे हैं। बिल्कुल वही महाराष्ट्र की स्थिति, वही झारखंड की स्थिति है। झारखंड में अगर आप केवल ये बात करें, केवल घुसपैठ की बात करेंगे तो घुसपैठ केवल 5 साल में हो गया।
उस राज्य की जनता इस बात को महसूस नहीं करती, जानते नहीं है क्या? वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 10 सालों से केंद्र की सरकार है, लगातार बीजेपी सत्ता में है वहां पर, उसे झारखंड के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के क्या प्रयास है? आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले लोग आदिवासियों की विभिन्न राज्यों में जो अन्य मसले हैं उसे बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आदिवासियों को आप अलग पहचान के जो सरना धर्म कोड है उस पर आप बात क्यों नहीं करते? क्या वो उनकी अस्मिता का सवाल नहीं है? उनकी अपनी पहचान का सवाल नहीं है? उनकी परंपरा और समृद्धि को विकसित करने का सवाल नहीं है? तो जो लोग उनकी बात उठाएंगे जनता तो उसकी बात सुनेगी ना। और अगर 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 भारतीय जनता पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल झारखंड में बना ली होती तो उसको इस तरह का नारा देने की आवश्यकता क्या थी? बटेंगे तो कटेंगे। वो तो कहती कि इनको सत्ता से बाहर करो, अन्यथा आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये तो नहीं कर पा रहे हैं। यह इस तरह का नॉन इशू को इशू बनाने की जो कोशिश है वह इसीलिए है कि आपके पास सरकार के खिलाफ करने के लिए कुछ नहीं है और आपको अपने पक्ष में कहने के लिए कोई बात नहीं। गोया कि हरियाणा का उदाहरण आप कृपया मत दीजिए। हरियाणा में कोई विश्लेषक विफल नहीं है। हरियाणा में सरकार की नाराजगी, लोगों को खिलाफ नाराजगी दिखी और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी थी। वही स्थिति झारखंड में और महाराष्ट्र में भी है। लोग झारखंड में बीजेपी के द्वारा जो तैयार किया जा रहा नैरेटिव है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे अहम मसले उनके जीवन से जुड़े हुए हैं जिनका समाधान होना चाहिए था। लोग केंद्र से उम्मीद कर रहे थे और वो महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ करके आप सरकार बनाए हैं। आपके पास जनादेश सरकार बनाने का नहीं था। और राजनीतिक दलों को तोड़ करके जन समर्थन हासिल कर लेना कभी संभव हो नहीं पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जन समर्थन राजनीतिक दलों को तोड़ करके अगर आप हासिल करना चाहें तो ये संभव नहीं है। आज हम लोग दरअसल रामटेक में जब थे, यहाँ नागपुर में 2 लोकसभा है, एक नागपुर लोकसभा, एक रामटेक लोकसभा। और नागपुर लोकसभा में, चूंकि नागपुर में तो हम हैं ही, रामटेक यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, ऐतिहासिक जगह है। वहाँ जब थे तो वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार वहाँ का समीकरण है, खासकर रामटेक विधानसभा का। वहाँ जो कांग्रेस के नेता पहले थे और एक नहीं बल्कि 7 बार जीते हुए यहाँ के उसमें मंत्री रहे सरकार में, और उनको इस बार चूंकि वो सीट चली गई महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे के पास, यानी कि शिवसेना के पास, उद्धव गुट के पास में। अब इसके बाद होता क्या है कि इन्होंने, यानी राजेंद्र क्या नाम है, राजेंद्र मुलक जो हैं ये निर्दलीय खड़े होते हैं और ज़बरदस्त उनका समर्थन उनको मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है। और तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय की जगह अब दुकोणीय हो गया है। इसलिए कह रहा हूँ दुकोणीय हो गया है, और ये आपकी बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूँ सुनील शुक्ला जी, क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप बड़ी पार्टियों को या ऐसी पार्टियों को तोड़ते हैं तो मुकाबला पहले पार्टियों के बीच, और लोकल चुनाव में ये मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे ये बात अगर आप देखें, अभी से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एकनाथ शिंदे के सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं शिवसेना उद्धव गुट से, वो हैं केदार दिघे। एकनाथ शिंदे को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं केदार दिघे वहां थाने में। तो वहां भी मुकाबला जो है वो अंदर खाने, यानी शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो गया है कई जगह एनसीपी में। और वो आनंद दिघे के भतीजे हैं, बिल्कुल आनंद दिघे की कभी तूती बोलती थी उसी, और कहा जाता था कि पैरेलल एक शिवसेना वहां चलता है थाने में। और राजनीतिक गुरु आनंद दिघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु हैं, और उनका मुकाबला जो है वो हो रहा है आनंद दिघे के भतीजे से, केदार दिघे से। ऐसे ही आप देखिए कि बारामती में पवार वर्सेस पवार हो रहा है। ये तोड़फोड़ हुई है पार्टियों में, वो किस तरीके से सामाजिक ताना बाना, परिवार, इन सब को भी प्रभावित कर रही है। बिल्कुल जो ये जो तोड़फोड़ है सामाजिक ताना बाना को, परिवार को, और साथ साथ समाज को और राजनीति को, सबको प्रभावित कर रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब पे, जो अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, इन सब पे चर्चा, और जब चर्चा हम करते हैं तो ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव खुद बीजेपी ने फंसा दिया है।
और बीजेपी ने अपने लिए यानी दलदल तैयार करके उसमें पैर डाले और निकलने की कोशिश में दूसरा पैर भी उसमें डाल दिए और दोनों धंसते जा रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। आगे तो जो सुनील शुक्ला जी शुरुआत में कह रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषकों की बात बहुत सही कह रहे थे आप, लेकिन वही है कि थोड़ा बच बच के हम लोग भी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में हमारे साथी इतने निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे आप लोग तो कुछ कह रहे थे, यहाँ रिजल्ट कुछ आया। तो ये जब बातें होती हैं ये थोड़ा सा हम लोगों को भी तकलीफ देती हैं कि अरे हम लोग जो देख रहे थे वही तो कह रहे थे, अब क्या करें। यहाँ स्वतंत्र संस्थाएं जो हैं उन पर भी अगर हमला हो और उनको भी अपने कब्जे में कर लिया जाए तो फिर बात आप कुछ भी रखिए, रिजल्ट कुछ और आता है और फिर शक की सुई उधर भी जाती है कि आखिर 2 दिन हो गए और इस महाराष्ट्र या उधर झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह नजर क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवाल आ जाता है। इसलिए ये बात एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी, उनके बाद फिर इधर अमलेंदु जी से भी एक छोटा सा कमेंट और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। शकील जी, इन सब मसलों पे आपकी क्या राय है? देखिए, आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि सारे चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो रहे थे और आज कांग्रेस की 3 पीसी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। 2 तो खुद राहुल गांधी ने ली। हमें याद नहीं आता कि एक दिन में 2। हाँ। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है जी, आ रही है। तो 2 तो आज राहुल गांधी ने ली। हमें याद नहीं आता कि एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह कभी राहुल गांधी ने ली हो, एक मुंबई में और एक रांची में जाके, और तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो दिल्ली में हुई एआईसीसी में मणिपुर के ऊपर, जिसमें मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आए हुए थे और मणिपुर के इंचार्ज आए हुए थे और जयराम रमेश थे। मणिपुर की पीसी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन लोगों ने उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जाते हैं, खड़गे जी वहां जाते हैं, और आज वहां की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि करीब करीब बेकाबू है। 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1 लाख से लोग विस्थापित हैं, 50,000 के करीब लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, सारे काम काज धंधे सब चौपट हो गए हैं, हर तरफ डर का माहौल है। प्रधानमंत्री आल पार्टी प्रतिनिधि मंडल तक से नहीं मिल रहे। अभी पिछले दिनों आया था मणिपुर से सारी पार्टियों के नेता, प्रधानमंत्री नहीं मिले। उन्होंने बताया कि इससे पहले वाजपेयी जी के टाइम में हम आए थे, वाजपेयी जी मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं मिले। तो आज उनकी ये मांग थी कांग्रेस के नेताओं की, मणिपुर के कांग्रेस के नेताओं की, मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष की, कि प्रधानमंत्री वहां जाए, सब लोगों से मिले, आल पार्टी से मिले। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मांग जिसके बारे में शायद लोगों को मालूम ही नहीं है कि वहां पे पिछले कई महीनों से कोई पूर्णकालिक राज्यपाल ही नहीं है। उन्होंने कहा राज्यपाल तो दो कम से कम, आप मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे, मुख्यमंत्री पूरी तरह असफल हो गए हैं और राज्यपाल है नहीं आपके पास। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। और राहुल गांधी ने आज जो कहा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जो आपने बताया भी, कि यह देशद्रोही काम है, एंटी नेशनल काम है, इससे बड़ा शब्द कोई नहीं हो सकता। और वाकई उन्होंने सही कहा। और राहुल ने बड़ी अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया कि ड्यू प्रोसेस से अडानी आए, कोई आए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम कर भी नहीं सकते आपत्ति। राहुल ने कहा, राहुल के शब्दों में गौर किया जाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक नेता किस तरह की भाषा बोलता है कि हम कर भी नहीं सकते, प्रोसेस है, नियम है, कायदे हैं, ड्यू प्रोसेस से आए अडानी जी ले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका शब्द था कि चोरी करके अगर आप देंगे, चोरी करके अगर आप लेंगे तो हम इसको होने नहीं देंगे। और राहुल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जब ये कहते हैं कि होने नहीं देंगे तो नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, पहले भी कर चुके थे, लेकिन महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के चुनाव के समय ये साफ करना बहुत जरूरी था कि हम व्यापारी के खिलाफ नहीं हैं, हम कारपोरेट के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल एकाधिकारवाद के खिलाफ हैं। नाम लिया उन्होंने कि अंबानी को दो, अडानी को दो, टाटा को दो, बिरला को दो, सबको दो, लेकिन ऐसा मत करो कि सब कुछ केवल अडानी को दे दो। आप एयरपोर्ट दे दो, पोर्ट दे दो, डिफेंस इंडस्ट्री दे दो, ऐसा मत करो आप। और ऐसा अगर आप करते हो
तो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए जो आपने पहले सवाल किया था कि चुनाव का मुद्दा, तो चुनाव के मुद्दे दोनों जगह बहुत स्पष्ट है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। और ये मुद्दे जो है इस बार राहुल ने जिस साफ ढंग से, साफ गोई के साथ उठाए हैं, उसका जनता पे असर हो रहा है। अब ये जो सवाल बार बार चुनाव आयोग का आता है, तो हम यहां जरा ये कहना चाहेंगे कि न हम, न आप, न कांग्रेस, न इंडिया गठबंधन, न कोई फिलहाल चुनाव आयोग का कुछ नहीं कर सकते। और जब हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अपनी बात स्पष्टता के साथ, निर्भीकता के साथ रखना चाहिए, पत्रकारों को जो हम रखते हैं, और विपक्ष को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन इस चुनाव आयोग को जब भी कभी मौका मिले, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, तो सबक सिखाना चाहिए और ये मैसेज देते रहना चाहिए कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। आज चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो किसी की नहीं सुनेगा, वो सिर्फ जो ऊपर से उसको आदेश आएगा उसको पूरी आज्ञाकारिता के साथ वो पूरा करेगा, वो करेगा। लेकिन आपकी निगरानी तंत्र अगर मजबूत है, अब देखिए, अब आज सब कुछ प्रचार खत्म हो गया, अब 2 ही पॉइंट बचे हैं, एक पोलिंग डे, नेक्स्ट काउंटिंग डे। पोलिंग डे और काउंटिंग डे पे अगर इंडिया गठबंधन मुस्तैद रहा तो वो काफी हद तक चोरी को रोक सकेगा। और हमें लगता है कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन के दल है वो इस मामले में काम कर रहे हैं और काम कर चुके हैं। तो झारखंड में और महाराष्ट्र में अगर आपने चोरी रोक ली, पोलिंग डे पे आपने जाली मतदान नहीं होने दिया और काउंटिंग डे पे आपने गिनती में गड़बड़ नहीं होने दी, तो आप देखेंगे कि जो हरियाणा का दर्द लोगों को है वो दर्द शायद मिट जाए। हरियाणा का दुख है, लोगों को भारी निराशा हुई है क्योंकि लोकसभा के चुनाव से 240 पे मोदी जी को रोकने से एक बहुत उम्मीद बंधी थी। उम्मीद क्या थी? ये विपक्ष के जीतने हारना, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह कि जनता की सुनी जाए, जनता के काम हो, लोगों को नौकरियां दिया जाए, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात तो हो कम से कम। आज तो बात ही नहीं हो रही। सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो वापस लाने की बात हो, सरकारी चिकित्सा की बात हो, वो बात ही नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? तुम्हें काट देंगे, तुम अनसेफ हो। अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार है 10 साल से, और जहां आप बात कर रहे हैं वहां भी आपकी सरकार है, डबल इंजन का पावर, 2-2 इंजन की ताकतें, और आप कहते हो काट देंगे, आप कहते हैं अनसेफ हो। तो ये जनता को बर्दाश्त नहीं। जनता कहती है कि भाई अगर आपके रहते हुए ही हम ये हो जाएगा, सरकार के रहते ही हो जाएगा, तो सरकार का मतलब क्या है? तो इसीलिए उसने 240 पे रोका था, क्योंकि उस टाइम भैंस छीनने की बात कही थी, मंगलसूत्र छीनने की बात कही थी कि आपके रहते हुए भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। भैंस बहुत बड़ा जानवर होता है। गांव के लोग हंसते हैं, हम गांव जाते रहते हैं, वहां देखते हैं, लोग कहते हैं भैंस कैसे कोई छीन के ले जाएगा हमारी? भैंस छीनना तो आज तक नहीं हुआ। तो ये सारी बातों के आधार पे लोगों ने रोका, लेकिन हरियाणा ने लोगों को एक दुख दिया, तकलीफ दी, निराशा दी। अब शायद वो निराशा, दुख और तकलीफ कम हो जाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, निराशा तकलीफ शायद कम हो। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो और चुनाव आयोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चुनाव करवाए, यही उम्मीद की जानी चाहिए। और जो एक भरोसा चुनाव आयोग ने खोया है, कितना भी कुछ भी कर लीजिए आप, कितनी बातें कर लीजिए, शेरो शायरी कर लीजिए, आप कह लीजिए कि नहीं हम बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन माननीय राजीव कुमार जी, आप विश्वास खो चुके हैं। ये बात आप मानिए, और खुले तौर पे ये बात हम कह रहे हैं, और कोई डर भय के बिना कह रहे हैं इस नागपुर की धरती से कि आप विश्वास खो चुके हैं। आपके सामने विश्वास जीतने का एक बढ़िया मौका है राजीव कुमार जी, आप विश्वास जीत सकते हैं अगर चुनाव निष्पक्ष हो और कतई यहाँ ये न दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्पक्षता में हम ये डिमांड करते हैं कि आप महाविकास आघाड़ी को जितवा दीजिए या इंडिया गठबंधन को जितवा दीजिए। बात यह है कि आखिर भरोसा कैसे आप पैदा करें और कैसे जीतें, ये सबसे बड़ी चीज है, और इसके लिए आपको काम करना होगा। आज जब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के इस चुनाव की गतिविधियों पर पूरी निगाह, पैनी निगाह रखते हुए जमीन से, यानी जमीनी स्तर पर, धरातल पर क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, और जब जीरो की बात आती है तो यहीं पर 0 माइल है, जिसका जिक्र प्रशांत टंडन जी पहले कर चुके हैं इसी कार्यक्रम में। आप लोग जो पहले जुड़े होंगे आप
आपको पता है कि भारत के को डिस्टेंस वाइज अगर नापने का काम शुरू हुआ था तो 0 माइल यहीं पे है इसी नागपुर में। अभी यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से जो 1907 उसमें अंग्रेजों ने यह काम शुरू किया था और वहां से डिस्टेंस मापे गए थे कि यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी होगी, यहाँ से तमिलनाडु और केरल और कन्याकुमारी की दूरी कितनी होगी। आज सुबह हम लोग देख रहे थे कन्याकुमारी की दूरी वहां से 1600 किलोमीटर है। हम लोग देख रहे थे प्रशांत टंडन जी की एक बहुत शानदार खूबसूरत फोटो वहां हम लोगों ने खींची है। एक कार्यक्रम हमने बहुत अच्छा किया है, हमारी सहयोगी आंचल ने भी, मैंने भी, सबने, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अब इस कार्यक्रम को जब समाप्त करें उससे पहले जरा आपसे समझना चाहता हूं, महाविकास अघाड़ी या महायुति महाराष्ट्र में और उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखिए राजीव, चुनाव आयोग की बात जो आप कर रहे थे, देखिए चुनाव आयोग के प्रति जो अविश्वास है, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि हमको राजीव कुमार की शायरी पसंद नहीं है इस वजह से हम कह रहे हैं। जनता इस बार जो है, जनता के प्रति अविश्वास है, जनता अविश्वास प्रकट कर रही है। आज हम लोग झारखंड भी गए, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हम हैं। हम विदर्भ में अभी मौजूद हैं, उसके पहले मराठवाड़ा में थे, उसके पहले कोंकण में थे, फिर मुंबई के इलाकों में थे। और हर जगह जब जनता से हम बात कर रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग का मसला आता है और अब वो ईवीएम से थोड़ा आगे जा चुका है। अब वो चुनाव आयोग के टोटल कॉन्डक्ट पे लोग बात करते हैं और जनता, राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह ज्ञापन नहीं देती है। जनता फिर नाराज़गी जाहिर करती है और तमाम तरीके से नाराज़गी जाहिर करती है। तो ये बात चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को समझना चाहिए कि इस लोकतंत्र में अगर आप संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे, ये महाराष्ट्र की धरती, विदर्भ की धरती है जहाँ से हम बात कर रहे हैं अभी, जहाँ पे संविधान, अभी यहीं पीछे संविधान चौक भी है। संविधान को अगर आप नकारेंगे, संविधान को आप एक मामूली किताब समझेंगे, तो फिर जनता इसको, जो वी द पीपल है संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक झारखंड और यहाँ महाराष्ट्र की बात है, एक बात जो विमर्श की बात हो रही है, हरियाणा की बात बहुत हुई, हमारे मित्रों ने भी की। हरियाणा के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के कैंप में थोड़ी मायूसी ज़रूर थी और उस मायूसी को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज राहुल गांधी को जिस तरीके से आप फ्रंट फुट पे खेलते हुए देख रहे हैं अपने मुद्दों पे, वापस हरियाणा से पहले जो आते थे मुद्दों पे, उसका कारण वही है कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान पर रिस्पॉन्ड कर दिया। और ये बिल्कुल वैसा ही काम था कि जैसे 90 रन पे किसी कैच छोड़ दे कोई फील्डर, तो 90 रन पे कैच छूटने के बाद वो जो बैट्समैन जैसे बैटिंग करता है, वैसे ही राहुल गांधी अब बैटिंग कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल, राहुल गांधी बिल्कुल अंतिम समय में, अंतिम ओवर में बैटिंग और बहुत शानदार बैटिंग करते हुए नजर आए आज। और राहुल गांधी के नाम ये पूरा का पूरा, ऐसे देखा जाए तो पूरा ये चुनाव होगा, क्योंकि राहुल गांधी मुद्दों को उठाते रहे। और मैं पर्सनली कहूं कि जब संविधान का मसला राहुल गांधी लेकर आए शुरुआती दिनों में, इस चुनाव में, विधानसभा के दोनों चुनाव में, वो राहुल गांधी संविधान और जाति आधारित जनगणना की जब बात करने लगे, तो हम लोग भी अपने विमर्श में ये बात लाने लगे कि यहाँ क्या जरूरत थी उनको, यहाँ मूल मुद्दों या लोकल मुद्दों पे राहुल गांधी को बात करनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी उसी बात को आगे बढ़ाते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लाल किताब का जिक्र छेड़ करके, और इसी नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ, और जहां से राहुल गांधी इस मसले को आगे लेके जाते हैं और यहां से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जाते हैं, पीछे खींचते हैं 2 कदम नरेंद्र मोदी और 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिखते हैं राहुल गांधी। और यहां से शुरुआत होती है इस चुनाव की, जहां पर चाहे आदिवासियों की बात झारखंड में हो, कल्पना सोरेन की बात हो, या चंपाई सोरेन की बात हो, या इधर
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे नजर आता है। अब देखना होगा कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या आता है, लेकिन हम लोग जो पहुंचाने की कोशिश आप तक कर रहे थे उसको पहुंचा चुके हैं। आप लोगों तक ये पहुंचा चुके हैं कि यहाँ आगे कौन है और कौन बाजी मार सकता है। विश्लेषणों में बहुत कुछ, लेकिन इसके बाद जब चुनाव की घड़ी आएगी 20 तारीख को और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो आपके सामने तमाम बातें रहेंगी। लेकिन उस समय एक बार फिर विमर्श के केंद्र में होगा चुनाव आयोग। अगर सही किया तो सल्यूट और गलत किया तो फिर विश्लेषण के लिए तैयार रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और तमाम हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर की धरती से हमारे बहुत सारे यहाँ देखने वाले हमारे दर्शक साथी, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ साथी आए मिले, कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ और दूसरी जगहों पर मिलते हैं, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा उन तमाम साथियों का, शुभचिंतकों का जो पर्दे के पीछे रहते हैं, कमेंट नहीं करते हैं लेकिन देखते हैं, पसंद करते हैं। उन सब का भी आप सब शुभकामनाएं देते रहिए और अपना प्यार स्नेह लुटाते रहिए हम पे, और हम आप तक सही खबर, जस की तस खबरें आप तक पहुंचाते रहें। न्यूज पॉइंट में बात टू द पॉइंट अब कल शाम स्टूडियो से। अभी हम लोगों को अब इस पूरे चुनावी यात्रा को यहीं विराम देने की अनुमति आप लोगों से चाहते हैं और कल शाम से फिर स्टूडियो से। लेकिन उससे पहले हमारा और प्रशांत जी का पॉडकास्ट देखना मत भूलिए कल शाम को, और उसके बाद फिर परसों दिन भर चुनाव की घड़ियां यानी चुनाव की गतिविधियां चलेंगी, मतदान की गतिविधियां वो भी, और उसके बाद फिर रिजल्ट। बहुत कुछ है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो जुड़िए, बनिए और देखते रहिए डीबी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।